शराब घोटाला। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। केजरीवाल को सुन रहे थे। उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंभीर आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं। कहना है उनका कि बीजेपी का मकसद जांच करना नहीं है, जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल में जाता है। ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। एक पैसे के भी हेरफेर के सबूत नहीं है। लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्यों बुला रही है ईडी? ये तमाम सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाए हैं। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये तमाम बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है, जिसमें कहा गया है कि ईमानदार नेताओं को जेल में डालकर भ्रष्टाचारियों को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। ऐसे देश नहीं चल सकता।
तो सही समन मिला तो सहयोग करूंगा। जब सीबीआई ने बुलाया था तो हर सवाल का जवाब देने के लिए गया था, लेकिन ईडी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल ने। ईडी जिस तरीके से समन दे रही है वो लोकसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले ही क्यों? क्योंकि उनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है। ये तमाम गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए हैं। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, जो नेता इनकी पार्टी में नहीं जाते हैं उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन पर गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। तो ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, पूछताछ के बहाने। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बीजेपी मुझे रोकना चाहती है, लेकिन मैं ईमानदारी के साथ काम करता रहूंगा। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं
जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे। बड़ी खबर बता दें आपको, केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल को जारी हो सकता है चौथा समन। केजरीवाल को चौथा समन भेजने पर विचार कर रही है अब ईडी। फिलहाल केजरीवाल के जवाब को पढ़ रही है ईडी। 3 समन पर अब तक पेश नहीं हुए हैं अरविंद केजरीवाल। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको ये भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं सुबह से देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है कि हाँ हमने चोरी की है, हमने भ्रष्टाचार किया है, अब हम अपनी चोरी को भी इवेंट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोहल्ला क्लिनिक केस की सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर यह खबर है। दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोप के तहत सीबीआई जांच की सिफारिश खुद एलजी की तरफ से की गई है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर को लेकिन इस बीच जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता आम आदमी पार्टी के ऑफिस से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी जनता से मुखातिब होते हुए ये बात साफ कर दी है कि ईडी के समन को उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी की साजिश करार दिया, ये कहते हुए कि मकसद तो केवल मेरी गिरफ्तारी है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये जो तीनों समन थे ये गैरकानूनी है। कुछ सवाल पूछे, उनका जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले अप्रैल में सीबीआई ने उनको बुलाया था, विधिवत तरीके से समन दिया था तो वो गए थे। इस बार भी ऐसा होता है तो वो जाएंगे, लेकिन गैरकानूनी। और साफ तौर पर उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ दिया, कहा है कि क्या ऐसे गैरकानूनी जो कथित तौर पर कह रहे हैं समन का जवाब देना चाहिए। साथ में मंशा पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इसका इरादा भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं है, बल्कि सामने लोकसभा चुनाव है तो उससे अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी चाहते हैं, इसलिए ये पूरा समन जो है वो भेजा गया है। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे पहले सवाल उठाते थे ईडी की नियत पे, सीबीआई की नियत पे, केंद्र सरकार की नियत पे, तो फिर से वो सवाल उठाया है और ये कहा है कि जो मैं आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हरीश खुराना साहब एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। हरीश खुराना जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात साफ कही है कि जो ईडी का समन है ये तो बीजेपी नहीं चाहती कि मैं चुनाव प्रचार करूं, बीजेपी चाहती है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाए, जबकि सबूत एक भी नहीं है। देखिए प्रतिमा जी, आपको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो हर बार की तरह अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है या मेरे साथ या बेचारा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करते हैं। ये तो पहली बार थोड़ी है, इस पहले भी कई बार हमने देखा किसी पर संबंध हुआ है इनको। इनके लिए इम्पोर्टेंट कानून नहीं है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, कानून के तहत सवाल पूछे जा रहे हैं, कानून के तहत इनको बुलाया जा रहा है, लेकिन कानून इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके लिए इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश के चुनाव, इनके लिए इम्पोर्टेंट है विपक्षता, इनके लिए इम्पोर्टेंट है राज्यसभा के चुनाव। लेकिन सवाल ये है कि आप कब तक भागेंगे? आप इसीलिए भाग रहे हैं कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 350 करोड़ की मनी ट्रेल पकड़ी गई है, इसका जवाब क्या अरविंद केजरीवाल को देना नहीं बनता क्या? कि अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन अरविंद केजरीवाल के घर पे ये डिसाइड हुआ और हमें ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया। क्या इन सवालों का जवाब देना अरविंद केजरीवाल को नहीं बनता क्या? इसीलिए बहुत सारे सवाल है जिनको अरविंद केजरीवाल बचना चाह रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ईडी के सामने इनको पेश होना ही पड़ेगा, कानून के तहत कार्रवाई होनी ही है। आप कोई ये बहाना नहीं मार सकते कि मेरे को लोकसभा चुनाव से रोका जा रहा है। एक तरह से यही बातें इन्होंने गुजरात चुनाव के टाइम पे मनीष सिसोदिया के टाइम पे की थी। याद करिए क्या हुआ, आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करने की वजह से आज 1 साल से जेल में है मनीष सिसोदिया। आप देखिए किस प्रकार से संजय सिंह की पिटाई हो रही है, आप देखिए किस प्रकार से 1.25 साल से अपना जैन साहब जो है वो अब बाहर आए हैं हेल्थ ग्राउंड के ऊपर, लेकिन बेल उनकी भी रिजेक्ट हो रही है।
तो कानून की बेल रिजेक्ट हो रही है जी। और ईडी या बीजेपी बेल रिजेक्ट थोड़ी कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हरीश खुराना जी। तो सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कह रहा है, और ऐसे में केजरीवाल की जवाबदेही तो बनती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार पर संदीप दीक्षित का हमला। ईडी के पास क्यों नहीं जा रहे अरविंद केजरीवाल, ये संदीप दीक्षित की तरफ से कहा गया। बिना सबूत आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाए थे। तो खुद जो व्यक्ति औरों के लिए इस तरीके के मापदंड तय करता था, वो खुद अपने मापदंडों में आज नीचे क्यों गिर रहा है? या तो वो इतना बेवफा है कि अपनी ही कही हुई बातों पर बेवफाई कर रहा है। तो मेरा ये कि आप इनोसेंट हैं कि नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा। दुनिया भर पे आपने भी तो उंगली उठाई थी जब आपके पास कोई सबूत नहीं था। तो आज आप जाइए ईडी के पास। ईडी कल को अज्यूम कर ले कि आप अभियुक्त हो, तो आप तो सवाल नहीं खड़े कर पाओगे ना, क्योंकि आपने अपना पक्ष तो उसके सामने रखा ही नहीं। आपने अपनी गवाही, अपनी साफ होने का कोई सबूत तो उनको दिया नहीं। तो आप देख सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं अरविंद केजरीवाल पर। बीजेपी का कहना है कि ईडी के समन पर उन्हें जाना चाहिए, तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए और ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो उधर संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी तो समय समय पर कई आरोप लगाए हैं, तो अब जब उन पर आरोप लग रहे हैं तो सफाई देने में दिक्कत क्या? और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राम पर मचे सियासी घमासान। शिकार करून खाणारा राम, श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, दूसरी राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। राम भक्तों को उकसाने के लिए ये घमंडी अलायंस की ओर से अवार्ड ने प्रवक्ता के रूप में दिया हुआ बयान। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले राम मंदिर और रामलला को लेकर सियासत तेज हो गई है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है, जब शरद पवार के करीबी नेता जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में जबरदस्त बवाल हो गया है। बता दें आपको बड़ी खबर, जितेंद्र आव्हाड के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ है। मुंबई में सड़कों पर अब बीजेपी के कार्यकर्ता उतर आए हैं। घाटकोपर थाने के बाहर बीजेपी ने किस तरीके से प्रदर्शन किया, इन तस्वीरों में आप देखिए। आव्हाड के घर के बाहर भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई। जितेंद्र आव्हाड के विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ, और मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप देखें यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। जितेंद्र आव्हाड की जो तस्वीर है उसके ऊपर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं, और साथ में देखिए हाथों में भगवा झंडा लेकर पहुंचे तमाम कार्यकर्ता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे। और इस बीच आपको बता दें कि जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई है। मुंबई के घाटकोपर थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेताओं ने ही ये शिकायत दर्ज करवाई है। तो जितेंद्र आव्हाड शरद पवार गुट के नेता, शरद पवार के बेहद करीबी, उनकी तरफ से रामलला को लेकर जो बयान दिया गया उस पर अब जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि जितेंद्र आव्हाड ने आखिरकार बयान क्या दिया था। आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। हा रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस। बीजेपी ने आव्हाड की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी नेता राम कदम का आव्हाड पर हमला, राम भक्तों को उकसाने के लिए यह बयान दिया गया है। राम कदम की ओर से बात कही गई है, अपमान करने वालों का अहंकार नहीं टिकेगा, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। ये तमाम बातें बीजेपी नेता राम कदम ने कही। साथ में है राम कदम जी, आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, क्या डिमांड? नहीं, आव्हाड की गिरफ्तारी तो होके रहे, उनकी गिरफ्तारी होना बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, बेहुदा बयान दिया है, जिसका कोई तर्क नहीं,
तो उस कारण उनकी गिरफ्तारी होगी, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगा। नहीं, सवाल ये उठता है कि जब आपने एक पत्र सीएम को लिखा कि मांसाहार बंद होना चाहिए, 22 जनवरी को उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसके बाद ही उनका ये बयान आया है, तो क्या ये जानबूझकर दिया गया बयान है? नहीं, यह हिंदू समाज को उकसाने के लिए, राम भक्तों को उकसाने के लिए ये घमंडी अलायंस की ओर से अवार्ड ने प्रवक्ता के रूप में दिया हुआ बयान है। ये केवल शरद पवार गुट का बयान नहीं है, ये उद्धव गुट का भी बयान है, ये राहुल गुट का भी बयान है। तो अवार्ड जो बोल रहे हैं ये प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। इस पर जिस तरह से उनका बयान आया और उसके बाद अभी तक कोई माफी भी नहीं आई है, कोई बड़ा नेता इंडी गठबंधन का इस पर कोई सफाई भी नहीं दे रहा है, क्या ये 22 जनवरी के पहले माहौल खराब करने की कोशिश है? अतीत की एक बात याद रहे कि त्रेता में भी रावण का अहंकार टिक नहीं पाया, चकनाचूर हुआ। द्वापार में भी दुर्योधन का अहंकार निस्सनाभूत हुआ। तो वर्तमान में भी इस प्रकार से देवी देवताओं का अपमान करने वाले जो लोग हैं, उनका भी अहंकार की कोई लंबी आयु नहीं है। क्या ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? पूरी तरह से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या एफआईआर करवा रहे हैं आप? 100% करवा रहे हैं। बिल्कुल, राम कदम बीजेपी विधायक उनकी अगुवाई में मुंबई के घाटकोपर में देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एफआईआर की मांग की जा रही है कि अवार्ड के खिलाफ जो है एफआईआर की जानी चाहिए। अवार्ड के बयान पर विवाद भी बढ़ गया है। अयोध्या में साधु संत नाराज हैं तो वीएचपी भी हमलावर है। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे, वहाँ सभी प्रकार के कंदमूल फल खाते थे। शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और करने का कोई अधिकार नहीं है कि निकृष्ट यह विचार है। चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों या इंडी गठबंधन के वो नेता जो सनातन को नेस्तनाबूद करने चले हों, और अब तो एनसीपी के नेता भी वीर शिवाजी की पावन धरा पर भी रह करके और भगवान राम के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी, उनको ऊपर कीचड़ उछालने का काम जिस तरह से किया है, बेहद शर्मनाक, चिंताजनक और घोर अपमानजनक है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव सिंह मुंबई से हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जितेंद्र आवाड़ की गिरफ्तारी की मांग उठ गई है और जिस तरीके से साधु संत हो चाहे वीएचपी हो, सभी खुलकर विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस पूरे मसले? देखिए, मुंबई पुलिस हो, ठाणे पुलिस हो या फिर शिरडी पुलिस हो, सारी जगहों पर कंप्लेन दी गई है, यानी कि लिखित तौर पर एप्लीकेशन दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज जो है उसका एनालिसिस किया जा रहा है। वीडियो फुटेज को एनालिसिस करने के बाद में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब देखना यह है कि एक ही एफआईआर होगी या फिर जिस तरह से अलग अलग थानों में लोग जाकर हिंदू संगठन के ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो अलग अलग एफआईआर भी हो सकती है और उसके बाद में सारे एफआईआर को एक साथ में क्लब करके एक ही केस बनाया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जितेंद्र आवाड़ की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया था वो हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता और हर कोई इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाड़ पर कटाक्ष कर रहा है, चाहे वीएचपी हो या फिर दूसरे हिंदू संगठन हो, बीजेपी के नेता हो, तमाम लोग जो हैं सीधे तौर पर हमलावर है। और सवाल सिर्फ आवाड़ से या शरद पवार से नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि इंडिया गठबंधन के उन तमाम नेताओं से पूछ रहे हैं। खासतौर पर चूंकि जितेंद्र आवाड़ महाराष्ट्र ठाणे से आते हैं तो उद्धव ठाकरे से भी पूछ रहे हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे का हिंदू तो कहाँ गया जो जितेंद्र आवाड़ अब इस तरह का बयान दे रहे हैं। आज संजय राउत से भी पूछा गया था, तो सुबह संजय राउत जब अपने घर पर बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में मीडिया से कोई स्पष्ट तौर पर बात नहीं की, इस सवाल का जवाब देने से भी इनकार किया। तो इससे समझ सकते हैं कि ये सवाल जब पूछा जा रहा है तो जो दूसरे नेता हैं उनके लिए कहीं ना कहीं असहजता हो रही है कि इस तरह के बयान को कैसे जस्टिफाई किया जाए। हालांकि अभी जितेंद्र आवाड़ के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट किया है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम भी है। उनका कहना है कि वो जो बयान देते हैं वो तथ्यों को रखकर ही बयान देते हैं। तो उन्होंने जो बयान दिया है वो सोच समझ के बयान दिया है। हो सकता है कि शरद पवार या उनकी पार्टी इस बयान से किनारा
किनारा कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ने वाली है। नहीं राजीव, ये मुझे बताइए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जितेंद्र आव्हाड की तरफ से वो ये साफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो अपने बयान पर कायम है, तो फिर खेद क्यों प्रकट किया गया? खेद इसलिए प्रकट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर जिस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है वो उनके खिलाफ जा सकता है, क्योंकि हमेशा जितेंद्र आव्हाड पर इस तरह के विवादास्पद बयान देने के लिए पहले से जाना जाता है। कई बार उनके इस तरह के बयान आते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और माहौल दूसरा है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, ऐसे समय में इस तरह का विवादास्पद बयान आने वाले दिनों में इस पूरे मसले पर आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगली बड़ी खबर आपके सामने TV9 भारतवर्ष पर, जहां पर राम मंदिर की पूरी डिटेल अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। नागर शैली से बन रहा है राम मंदिर, सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश मिलेगा, ये तमाम जानकारी अब सामने आ गई है। TV9 पर राम मंदिर की पूरी डिटेल। प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मॉडल है श्री राम मंदिर का, और परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। मंदिर परिसर में होंगे 5 मंडप। तो मंदिर को लेकर अब जानकारी जो सामने आ रही है, TV9 भारतवर्ष आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। तो राम मंदिर कैसा होगा, इसको लेकर पूरी डिटेल TV9 पर अब आपके सामने हम रख रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि नागर शैली से पूरे राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश मिलेगा। तो जब आप दर्शन को पहुंचेंगे तो जो एंट्रेंस है वो सिंह द्वार से होगा। प्रथम तल पर होगा श्री राम दरबार। इसके अलावा इसी मंदिर परिसर में कई और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। तो कैसा होगा राम मंदिर, इसको लेकर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। TV9 भारतवर्ष पर ये देखिए किस शैली में से तैयार किया जा रहा है। नागर शैली में लंबाई की बात करें 380 फीट, चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट इसकी चौड़ाई होगी। ये TV9 पर एक्सक्लूसिव जानकारी मंदिर को लेकर हम दे रहे हैं। इसके अलावा बता दें, इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है। खंबे की बात करें तो 392 खंबे इस मंदिर में होंगे। इसके अलावा दरवाजों की बात करें तो इसको लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि करीब 44 दरवाजे राम मंदिर में होंगे। और मंडप की बात करें तो संख्या 5 बताई जा रही है। जो प्रवेश होगा वो सिंह द्वार से होगा, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। और परकोटे की बात करें तो 724 मीटर लंबा परकोटा होगा। इसके अलावा जो प्रथम तल है वहां पर श्री राम दरबार होगा, ये जानकारी आ रही है। इसके अलावा परिसर में और कितने मंदिर होंगे इसकी जानकारी भी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। तो सूर्यदेव, भगवती, गणपति, शिव, मां अन्नपूर्णा, हनुमान जी, इनके मंदिर भी होंगे। इसके अलावा 5 मंडप होंगे, ये जानकारी भी राम मंदिर को लेकर सामने आ रही है। वो 5 मंडप कौन कौन से होंगे, आइए उसकी जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। नृत्य मंडप, इसके अलावा रंग मंडप, साथ ही सभा मंडप, और जानकारी मंडप को लेकर आपके सामने प्रार्थना मंडप यहाँ पर होगा और एक होगा कीर्तन मंडप। इस बीच अयोध्या में जोर शोर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा के लिए 6 जनवरी से पहुंचना शुरू हो जाएंगे संतों के लिए बनाई गई है VIP टेंट सिटी। रामलला मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है ये टेंट सिटी, जिसका निर्माण किया गया है। सरयू नदी भी केवल यहाँ से 700 मीटर की ही दूरी पर। प्राण प्रतिष्ठा में बेशक अभी काफी दिन बचे हुए हों, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई तैयारियां एकदम अंतिम चरण में है। इस वक्त हम टेंट सिटी में हैं। टेंट सिटी वैसे तो अयोध्या में बहुत सारे तैयार हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो टेंट सिटी तैयार हो रहा है वो जहां पे कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत आएंगे। आप देखिए, ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए टेंट सिटी के VIP कमरे में हम मौजूद हैं और आइए हम इस कमरे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो कमरा है जिसमें कि संत समागम से जुड़े हुए लोग रहेंगे। एक कमरे में 3 बेड लगाए गए हैं और इसके साथ ही पूरी व्यवस्था है। जैसे कि अगर हम बात करें, लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था है। ठंड का समय है तो इसके लिए ब्लैंकेट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके साथ ही कमरे में अगर हम वॉशरूम की बात करें तो एक जो गर्म पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए खास तरह के इमर्शन रॉड वगैरह दिए गए हैं, जिससे कि जिनको गर्म पानी की ज़रूरत हो तो वो गर्म पानी कर सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि बुजुर्ग साधु संत होंगे तो उसके लिए विशेष तौर पे जो कमोड है उसकी व्यवस्था की गई है, जिससे कि बुजुर्ग साधु संतों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो।
मैं बताना चाहूंगा कि दो तरह की व्यवस्था है, एक आम लोगों के लिए और एक खास लोगों के लिए। खास लोग वो जो प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत हैं, उनके लिए ये विशेष टेंट सिटी है। और महज 500 मीटर की दूरी पर जहां रामलला का मंदिर है, उस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर इस टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है। और इसमें अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। मसलन जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा या जो साधु संत आएगा जो आमंत्रित है, तो उनके लिए सबसे पहले चिकित्सा कार्यालय होगा, उसके बगल में अनुष्ठान कार्यालय होगा और उसके बगल में ही व्यवस्थापक कार्यालय होगा। यहाँ पे आने वाले साधु संतों के लिए जो कारसेवकपुरम से एक उनको दिखाना होगा, एक लिस्ट आएगी यहाँ पे, और जिनका लिस्ट में नाम होगा उन्हीं को ये पूरे के पूरे टेंट सिटी में जगह मिलेगी। 6 जनवरी से यहाँ पे संतों का आना शुरू हो जाएगा, इसलिए इस सेंटर को, जिस टेंट सिटी पे हम खड़े हैं, उसको सबसे पहले तैयार किया गया। मेरे ठीक पीछे, मैं एक बार कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा जरा जूम करके दिखाएं। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं वो जो वर्क काम वगैरह हो रहा है, ये वो जगह है जहाँ पे कि भगवान राम की प्रतिमा तैयार हो रही है। और इसी जगह पे यहाँ से महज 400 मीटर की दूरी पे ये टेंट सिटी बनाया गया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए साधु संत यहाँ पे मौजूद होंगे। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में देश भर की लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देंगे और इसके लिए कलाकारों का वहां पहुंचना शुरू हो गया है। देखिए हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक और रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर से कलाकारों को अयोध्या आमंत्रित किया गया है। ये वो कलाकार हैं जो लोक संस्कृति को यहाँ पे परोसेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो लोग कलाकार मौजूद हैं, ये बनारस से हैं और पंडित छन्नूलाल मिश्रा के घराने से ये लोग आए हैं। इनको भी 22 तारीख को आमंत्रित किया गया है और ये लोग उस दिन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। भगवान आ रहे हैं तो सबसे पहले तो सोहर गाया जाएगा कि बधैया गाई जाएगी? सबसे पहले बधैया, सोहर तो सर गाएंगे ही हम, लेकिन इसमें बहुत फेमस है राम आएंगे, पहला गाना हम लोग सर ये गाएंगे। तो एक जरा सा पहले सोहर सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जो आंचलिकता है, प्रधानमंत्री बार बार लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो जो आंचलिक है एक सोहर सुना दीजिए उसके बाद। बिल्कुल। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया